हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPAC 101 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। वैसे दिसंबर का होने वाला है, लेकिन इसमें जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो पहले से रिपीट हो चुके हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को करके आप जो पेपर आपका आने वाला है 13 तारीख को, एग्ज़ाम डेट भी है, उसको आप इजीली कर पाओगे। लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो और एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है ये एक प्रकार से समरी है आपकी पूरी बुक की। जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट हो चुके हैं, वो सभी हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे आपको, वो भी आप कर पाओगे, क्योंकि एक समरी में यहाँ पे देने वाला हूँ आपको हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे आपको जो लोक प्रशासन है उसके बारे में, हर एक जो एरिया है उसका, फील्ड है, हर एक उसके बारे में पता चलेगा। जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है, स्वरूप यानी कि क्षेत्र क्या होता है, इसकी नेचर क्या होता है। उसके अलावा अलग अलग जो थॉट्स हैं, ठीक है, विचारक हैं, उनके विचार मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चंस किए हुए हैं मैंने। ये आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के है ये जून 2023 का है। और ये सभी मैंने एनालाइज करने के बाद ही ये क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए हैं कि कौन से आपके लिए सही रहेंगे, जिससे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना इजी रहेगा, और मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ताकि आप इजीली उसको जो है छाट के लिख पाए, आपके लिए जो बेस्ट आंसर होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन कराए हैं जितने भी आप अभी तक देख रहे हैं। दिसंबर का है ये क्वेश्चन पेपर। इसमें से जैसे कि ये पहला है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 बार रिपीट हुआ है। लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र के बारे में ये मैंने आपको सबसे पहले कराया है। और जैसे कि ये वाला 4th क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है हर बार। इसमें क्या है, ये आपको दृष्टिकोण पूछता है बार बार। नीतियों, जो अलग अलग समाजशास्त्री है, ठीक है, अलग अलग थॉट्स हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके जो विचार है लोक प्रशासन के ऊपर, उनके बारे में हर बार पूछता है। तो मैंने सबको एक बार में कवर कर दिया है, तो जिससे ये होगा कि जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि कोई भी समाजशास्त्री को पर्टिकुलर पूछ रहा है मार्क्सवाद के बारे में, किसी और के बारे में, उसको आप इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक है। और जैसे कि 5वां 6ठा क्वेश्चन है और ये 8वां है, तो ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी फ़िलहाल में। अगर आप को चाहिए तो अभी मैं और करा सकता हूँ, अगर आप टाइम से पहले मुझे बताएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा आपके वॉच टाइम पे, आपकी व्यूज़ पे, और जो कमेंट आप करोगे वीडियो पे कि लाने के लिए, लानी है नहीं लानी, उसके बारे में। अब शुरू करते हैं अपना आंसर कि किस तरीके से मैंने लिखा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, तो इसमें मैंने क्या किया है, ये वाला, ये और ये तीनों को मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिखा हुआ है, ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो मैंने सबके पॉइंट बनाए हैं अलग अलग, जैसे कि आप देख सकते हो। अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोक प्रशासन है उसका मतलब क्या होता है, पहले मैंने ये लिखा है, ठीक है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, ये तो आपको पता होता है। और लोक का मतलब होता है जनता, यानी कि पब्लिक, ठीक है, लोग। और प्रशासन का मतलब होता है प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधक और कार्यान्वयन, यानी कि जो भी काम किए जाते हैं, जो हमारे लोक सेवक होते हैं, ठीक है, IAS IPS और जो नेता वगैरह हम चुनते हैं, उन सभी को यहाँ पे ऐड किया जाता है। ये सभी साथ में मिलकर काम करते हैं, तब जाके एक जो लोक प्रशासन है, ये सब्जेक्ट आप देखने को मिलता है। बुक में आपको थोड़ा बहुत अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो आंसर है वो सबका एक तरीके से सबसे बेस्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आपकी राय अलग हो सकती है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा पता है तो आप डेफिनेटली अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें मैंने कुछ चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि इसका काम क्या होता है, जो लोक प्रशासक होता है उसमें काम क्या आते हैं, जैसे कि काम का जो लागू करना होता है वो इसमें आता है, ठीक है। और जो सेवाएं होती है, पब्लिक सर्विस जो देनी होती है, सर्विसेज जो देनी होती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और जो सेफ्टी होती है वो प्रोवाइड कराना, है ना। और बुनियादी जो ढांचे होते हैं, जैसे कि सड़क, पुल निर्माण करना, ये इसके अंदर आता है। और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, कि किस किस को कितना कितना देना है, ठीक है, उस हिसाब से। ये आपका एक अर्थ हो गया लोक प्रशासन का। उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है स्वरूप के बारे में, यानी कि प्रकृति, या फिर इसको इंग्लिश में नेचर भी कहते हैं। इसमें क्या है, यानी कि सरकार का कार्यान्वयन का अंग, यानी कि इसमें कानून बनाना नहीं होता है, ये बिल्कुल भी कानून बनाने का काम नहीं करता है, क्योंकि कानून बनाने का काम कौन करता है, विधायिका। ये कानून को लागू करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि पुलिस, आर्मी वगैरह जो भी है, ये कानून को लागू करवाते हैं, ठीक है। किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में अगर नहीं हो रहा है तो वो काम करेंगे लागू कराने के लिए, ठीक है। और जितने भी काम आप देखते हो इंडिया में जो भी होता है वो यही लोग करते हैं, प्रशासक ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद जनहितकारी प्रबंधन, यानी कि इसके उद्देश्य होते हैं जैसे कि जनता के हित में कार्य करना, ठीक है, उनकी आवश्यकता पूरी करना, ये सारी चीज़ें, जवाबदेही, दक्षता, पारदर्शिता बढ़ाना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना, ताकि लोगों को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं,
उनको बताने के लिए भी जो है जनहित प्रबंधन जो है वो काम में आता है। और बहुआयामी क्षेत्र जैसे कि मल्टी डायमेंशनल होता है ये, इसमें योजना निर्माण करना, बजट तैयार करना, कर्मचारियों का प्रबंधन करना, विभिन्न भागों का समन्वय, नीतियों का कार्यान्वयन, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो सरकार बनाती है पार्लियामेंट में बैठ के, उसको फॉलो करना, फॉलो कराना लोगों से, ठीक है, उनको बताना कि भाई ये नीतियाँ हैं आपके हिसाब से, गरीब है, महिलाओं के लिए नीति बनाई गई है, तो उनको बताना कि भाई ये नीतियाँ लाई गई है, आप इसको, इसमें आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। और इसके अलावा इसमें कला वगैरह भी आता है, ठीक है, यानी कि जो भी लोक प्रशासक होता है उसके अंदर अच्छी आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से कौशल हो, उसके अंदर स्किल्स भरपूर होनी चाहिए, ताकि ईजिली वो है अपना जो काम है वो कर सके। इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट्स हैं, इनको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है टाइम बचाने के लिए, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्षेत्र क्वेश्चन था एक, कि भाई क्षेत्र बताओ, एरिया क्या होता है इसका, तो मैंने यहाँ पे ये भी बता रखा है कि भाई सार्वजनिक सीमाओं का प्रबंधन करना, ये पहला एरिया होता है इसका, यानी कि स्कूल कॉलेजेस बनाना, ठीक है, एजुकेशन देना, चिकित्सा सुरक्षा, यानी कि पब्लिक पुलिस जो होता है उनको हायर करना, उनको लोगों की सेफ्टी के लिए यूज़ करना, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा, यानी कि सड़क पुल, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है, ये इसके क्षेत्र के अंदर आता है, यानी कि जो एरिया है इसका लिमिटेशन जो है वो ये होती है। हालांकि ये बनाने का काम नहीं करता है कानून वगैरह, लेकिन उसको कार्यान्वयन करता है, ठीक है, उनको फॉलो कराता है। और नीति कार्यान्वयन, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ है उनको फॉलो कराना, संसाधन प्रबंधन करना, विनिमय लाइसेंसिंग देना, यानी कि जो भी कंपनी है, जो भी उद्योग है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराना, ये लोक प्रशासन के अंदर ही आता है। लोक शिकायत निवारण, यानी कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो शिकायत जो दायर कराते हैं हम, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराता है, यानी कि आरटीओ वगैरह जो होती है, हम पूछते हैं कि भाई क्या हमारा जो पैसा है वो कहाँ कहाँ लगा, तो वो बताते हैं, ठीक है, वो लोक प्रशासक ही होते हैं, वो जो सब काम करते हैं। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। योजना विकास, ये तो आपको पता ही है, नहीं कि योजना बनाते हैं और उसका विकास करते हैं और अच्छी डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी जो है इसके अंदर आते हैं जी। इसमें क्या आता है, विश्व मुद्दों पर अन्य देशों के साथ सहयोग करना, विदेशी सहायता का प्रबंधन करना। कहने का मतलब जैसे कि इन्वायरमेंट एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारे लोक प्रशासक होते हैं वो इसके ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है भाई, कि भाई पर्यावरण जो है उसको सेफ कैसे किया जाए, उस पर डिस्कस करने का काम भी करते हैं, ठीक है। देखो, एक होती है सरकार, ठीक है, यानी कि जो नेता वगैरह होते हैं इनको हम चुनते हैं ये, और एक होते हैं सरकारी नौकर, ठीक है। जो एक होता है स्थाई और एक होता है अस्थाई, यानी कि स्थाई मतलब जो IAS IPS होते हैं, ये एग्ज़ाम दे के आते हैं, वो स्थाई होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। सरकार हर 5 साल बाद बदल जाती है, लेकिन ये स्थाई होते हैं जो सरकारी नौकर होते हैं। ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, बिना सरकार के, बिना इनकी परमिशन की, गवर्नमेंट की परमिशन के। जो लोक प्रशासक है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है, वो बिल्कुल बिना परमिशन के काम नहीं कर सकता है इनकी, ठीक है। तो इनकी परमिशन लेने के बाद ये काम करते हैं और जो भी चीज़ें होती है उनको कराते हैं, ठीक है, फॉलो कराते हैं। और ये बिल्कुल उत्तरदायी होता है किसके प्रति, विधायिका और जो हमारी कार्यपालिका, सॉरी न्यायपालिका है उसके प्रति, विधायिका और न्यायपालिका के प्रति जो अपनी न्यायपालिका होती है ये बिल्कुल उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन होता है, इसमें लोक नीति दृष्टिकोण पर विभिन्न विचारकों का परीक्षण कीजिए। देखो, ये जो पहला मैंने आपको क्वेश्चन बताया अभी, ये पूरे 4 पेज का है, ठीक है, मैंने ये पूरे 4 पेज लिखा है और इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, बस आपको अगर जगह मिलती है लास्ट में तो आप यहाँ पे एक लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका आंसर एक पूरा संपूर्ण लगेगा और टीचर को भी नंबर देने में कोई भी झिझक नहीं होगी। अगर अच्छा टीचर होगा डेफिनेटली आपका नंबर देगा, 20 में से 18-19 ईजीली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये आंसर एकदम पूरा है और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लोक नीति, इसमें अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। देखिए, जितने भी अभी तक दृष्टिकोण आप देखते हो आपने पढ़ा हुआ है, अगर बुक नहीं पढ़ी है तो उसके हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने पढ़ी है उसका तो और अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि ये है उदारवादी दृष्टिकोण, तो इसमें क्या है, मैंने 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। पहला है मुख्य विचार, यानी कि इनका जो मेन मुद्दा है, ये जो उदारवादी दृष्टिकोण है ये कैसे आया, क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है इनका आने का। इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात करता है, यानी कि ये प्राइवेट करने की बात करता है, सब कुछ फ्री कर दो,
जो सरकार है उसका नियंत्रण बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। हस्तक्षेप जो है सर, जो मार्केट होती है उसमें हस्तक्षेप सरकार का नहीं हो, ये ऐसा कहता है, ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण। इसमें जो मुख्य जो इनकी जो विचार है, ठीक है, उदारवादियों के, वो ये है कि जो सरकार है उनकी जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए जो मार्केट है उसके अंदर, और बाज़ार को खुद समस्याओं का समाधान खोजने में छोड़ देना चाहिए कि भाई जो मार्केट है वो सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। ये उदारवादी दृष्टिकोण कहता है। ये आपका पहला दृष्टिकोण हो गया इसके अंदर, और इसके जो मुख्य विचारक हैं वो है आपके आर्थर ऑक्सफोर्ड और दूसरे हैं मिल्टन फ्रीडमैन। अगर आपको याद नहीं होता ये दोनों नाम तो कोई बात नहीं, आप जो मेन जो मुद्दा था मैंने आपको बता दिया है, जो मेन यानी कि जो लोक प्रशासन के बारे में इनके क्या विचार है वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको। समाजवादी दृष्टिकोण में क्या है, जैसे कि आपको नाम से पता चलता है ये सरकार के ऊपर ध्यान देता है, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए प्राइवेट के अंदर भी, ठीक है, कि प्राइवेट कंट्रोल करे कि भाई जो गरीब है उनका भी कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ जो अमीर लोग हैं उन्हीं के हिसाब से चीज़ें बन रही है, जो पॉलिसीज़ है उन्हीं के हिसाब से लाई जा रही है, तो उसका ध्यान देना समाजवादी दृष्टिकोण कहता है, ठीक है, कि भाई गरीबों का भी बराबर उसमें आना चाहिए, ठीक है, पॉलिसीज़ जो गरीबों के लिए भी बराबर होनी चाहिए, और जो बेरोज़गार हैं उनकी हेल्प करना। ऐसा ना हो कि भाई जो बहुत ज़्यादा अमीर घराने के हैं जो पैसे बढ़ सकते हैं बस उन्हीं के लिए सरकारी जॉब है या एजुकेशन है, सबके लिए होना चाहिए, ऐसा समाजवादी दृष्टिकोण कहता है, ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक हित दृष्टिकोण, इसमें सभी की सोचता है कि भाई सबका कल्याण हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए सोचता है, ठीक है, आप इनको पढ़ लेना। उसके बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है, बिहेवियरल जो थॉट्स होते हैं, यानी कि इसमें लोक नीति को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, यानी कि जो भी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको लॉजिकली और साइंटिफिकली एजुकेट करना, उनको स्टडी करना, ठीक है। इसकी भूमिका क्या होती है कि भाई इस दृष्टिकोण की लोक प्रशासन में या लोक नीति में क्या भूमिका होती है कि भाई नीति निर्माण में अनुसंधान करना, यानी कि डेटा वगैरह जो है उनको एक्टिव करके फिर उसको रियलिटी में यूज़ करना। कहने का मतलब जैसे कि भाई किसी क्षेत्र में मैं कहता हूँ कि महिलाएं ज़्यादा है तो उस क्षेत्र की जो पॉलिसीज़ है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए कि भाई क्षेत्र में महिलाएं इतनी हैं, उसमें से जो यंग महिलाएं हैं या फिर कह सके कि जो अनमेरिड लड़कियां हैं उनके लिए जो एजुकेशन है या और कुछ पॉलिसीज़ हैं वो उसके हिसाब से बननी चाहिए क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। और जो मैरिड है उनके लिए कुछ अलग लॉज होने चाहिए ताकि उनको दिक्कतें ना आएँ। तो ये क्या है, लोक नीति में भूमिका भी होती है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण कहता है। पांचवा है नारीवादी दृष्टिकोण, ये आप पढ़ लेना, और एक होता है पोस्ट मॉडर्निज्म दृष्टिकोण, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके आगे थोड़ा बहुत और लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। और सुशासन दृष्टिकोण भी होता है एक, ये भी 4 पेज का लगभग हो गया है, ठीक है, 4 पेज का मैंने ये भी लिख दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं लोक चयन उपागम के अर्थ और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। और लोक चयन उपागम यानी कि ये चयन के बारे में बात करता है। चयन मतलब जब हम चूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने जो लीडर्स होते हैं उनको चुनते हैं ना इलेक्शन के टाइम पे, तो ये उसी तरीके से काम करता है। हमारे जो लीडर्स होते हैं MP MLAs जो होते हैं ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे जो लोग हैं उनको क्या चाहिए। जैसे कि कोई क्षेत्र है आपका, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसमें कि कोई MLA या MP है तो वो चुन के जाएगा विधानसभा में या जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जाएंगे, तो आपकी बात रखने के लिए जा रहे हैं वो वहाँ पे, क्योंकि आपने उनको भेजा है कि भाई आप हमारी जाके बात रखो। तो ये क्या है, लोक चयन प्रक्रिया, यानी कि लोगों के हिसाब से जो पॉलिसीज़ है वो बननी चाहिए। तो उसमें जो सहयोग करता है वो मन लीडर्स करते हैं। हम सब लोग तो जाके जो है पार्लियामेंट में या जो विधानसभा है वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है, वो भर जाएगा, जगह कम पड़ जाएगी। तो हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो कि एक लीडर लगभग 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो जाके वहाँ पे हमारी बात रखता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसमें मैंने आप अर्थ लिखा हुआ है और जो विशेषताएं हैं मैंने यहाँ पे अलग से लिखी हुई हैं, ठीक है। इसकी आलोचना भी होती है तो मैंने यहाँ पे वो भी लिखी हुई है कि भाई कैसे इसमें कमियां जो है वो यहाँ पे मैंने गिना रखी है, ये आप पढ़ लेना। 8वां क्वेश्चन आता है आपका, प्रशासन में जेंडर को समझने के मापदंडों का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे जेंडर आता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो प्रशासन है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो मापदंड है समझने के, यानी कि जो जेंडर्स है उनको
एनालाइज़ करते हैं हम, जब डाटा इकट्ठा करते हैं, मैंने आपको पहले बताया अभी कि भाई किसी क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा हैं तो उनके हिसाब से पॉलिसीज़ बननी चाहिए ना, क्योंकि वो ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनके लिए एजुकेशन में, उनके लिए जॉब्स में, ठीक है, और जो अदर सेक्टर्स हैं सरकारी नौकरियों में भी एक जो है अलग से उनके लिए नियम कानून पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये जो क्वेश्चन है वो वही पूछ रहा है कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने बता रखा है कि भाई जेंडर समानता नीति हम जो है फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर के लिए क्या स्पष्ट नीतियाँ हैं वो देखना वहाँ पे, तो अगर नहीं है तो उसको बनाना, ठीक है, इन पॉलिसीज़ को लागू कराना सही तरीके से, ताकि सबको, जो भी जितनी भी महिलाएं हैं उस क्षेत्र में, उनको प्रॉफिट हो सके, उनको फ़ायदा हो सके। जेंडर प्रशिक्षण यानी कि जो महिलाएं हैं उनको या फिर जो कर्मचारी है, सरकारी नौकर है, उनको महिलाओं के लिए एजुकेट करना कि भाई महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है, काम है, वो इसमें आते हैं। और जो लिंग आधारित हिंसा है उसको रोकने के लिए सरकार के अंदर, सरकार जो है कैसी काम कर रही है, क्या पॉलिसीज़ लेके आ रही है, ठीक है, या जो महिलाएं संगठन है वो बनाने का काम कर रही है, नहीं कर रही है, वो सभी जो है इसके अंदर आते हैं। और लिंग आधारित भेदभाव जो है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, समानता बढ़ाने के लिए कि भाई नौकरियां जो है वो बराबर भी मिले। जो महिलाएं हैं, अभी 33% का जो है पार्लियामेंट में आया है, लेकिन हम ऐसा टारगेट करते हैं कि भाई और भी हो ये, तो ये जो है ये समानता को बढ़ावा देना है, भेदभाव को कम करने की बात यहाँ पे हम करते हैं। और जैसे कि मार्केट वगैरह होती है, वहाँ पे भी संगठन होते हैं, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बराबर हो, इसको देखना है ना, इसके लिए काम करना, बेसिकली इनको डाटा इकट्ठा करना है पहले, उसके बाद फिर इनको देखना है कि भाई कहाँ कहाँ पे कमी है महिलाओं की, वहाँ पे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन देना, ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। और जो महिलाओं की लीडरशिप है उसको बढ़ाने के लिए करना कुछ काम, है ना, अगर नहीं है तो वो उसको बढ़ावा देना, कहाँ कहाँ पे नहीं है पहले ये देखा जाएगा, फिर वहाँ पे उनको अलग से एक रिजर्वेशन दे के उनके लिए सीट रिजर्व की जाएंगी, ठीक है। कार्य का वातावरण, कि भाई जो महिलाएं हैं उनको एक दिक्कतें ना आए काम करने में, उसके हिसाब से जो है उनको देना, कि भाई उत्पीड़न जो है, उत्पीड़न जो होता है महिलाओं के साथ में वो ना हो, ठीक है, उसके लिए सख्त सख्त कानून बनाया जाए, ताकि ऐसा कोई करे तो वो डरे पहले से पहले, ठीक है, 100 बार सोचे ऐसा करने से पहले और करे ना। उसके अलावा क्या किराया महिलाओं के लिए सुरक्षित है और उपयुक्त है, यानी कि जो किराया वगैरह होता है वो आती है या जाती है सड़कों पे, जो है रात दिन जाने का काम होता है, काम करती है, तो उनके लिए जो फैसिलिटीज़ है सरकार के द्वारा वो फॉलो की जा रही है, नहीं की जा रही है, अगर नहीं है तो उनको काम कराना, उन जो नीतियां हैं जो बनाई गई हैं महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा, उनको फॉलो कराना, ठीक है। जैसे कि अभी डीटीसी बस वगैरह जो है उनमें महिलाओं को फ्री टिकट मिल रही थी और फ्री में उनको घूमने का मौका था, अच्छी चीज़ है, और ये हम इसके अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है। जेंडर डाटा का संग्रह, विश्लेषण करना, रिसर्च, ठीक है, कलेक्शन करना, रिसर्च करना उसके ऊपर, परीक्षण के तरीके, यानी कि जो एजुकेशन है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं परीक्षण में, कि भाई क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम डाटा इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, कि भाई सर्वे करे जाके, महिलाओं से पूछे कि भाई आपको जो सरकार की पॉलिसीज़ हम जो सरकार ने बनाई है क्या उसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, सर्वे हो सकता है ऐसा, उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वो सही से बता पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। फोकस जो समूह है वो हमारा क्या होगा, महिलाएं होंगी, सिर्फ महिलाओं पे हमें फोकस करना है। अब वो महिलाएं शादीशुदा भी हो सकती है और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। केस स्टडी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की स्टडी कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है, ठीक है, कैसी थी और अब कैसी है, और हम क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आ सकता है। ये तरीके हैं, ठीक है, टाइप्स हम ऐसे हम कर सकते हैं, जो डाटा इकट्ठा करने का काम है हम ऐसे भी कर सकते हैं। और दस्तावेज़ विश्लेषण, यानी कि बुक्स वगैरह जो होती है उनको रीड कर किया जाए, कि भाई कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए बुक लिखी गई है तो उससे हमें महिलाओं की जो कंडीशन है वो पता चलेगी, कि भाई जो पॉलिसीज़ सरकार दे रही है क्या वहाँ पे वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब चेक करने का काम जो है इसमें आता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये इतने क्वेश्चन अभी मुझे सही लगे, सबसे बेस्ट लगे। बाकी अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे जल्दी बता देना कमेंट करके, ताकि आ सके। और बाकी आप मुझे सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है इसके ऊपर वो आपको ईजिली मिल जाए, आपको दिक्कतें ना आए सर्च करने में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।